नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस चैनल पर 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज चलाई जा रही है और 15 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 375 प्रश्नों को कवर कर लिया है और सीरीज 16 के माध्यम से आज हम लोग 400 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, यदि आपने उन सीरीज को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सीरीज 16 की यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है काफ़ी मेहनत से तैयार की गई है, तो इसको ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए। एक कलम कॉपी लेके बैठिए और सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों सेशन की। 375 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आज चलते हैं 376 से। क्वेश्चन नंबर 376, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है दोस्तों? कच्छ है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है दोस्तों? माहे है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में कितने क्षेत्र आते हैं? 4 क्षेत्र आते हैं, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। माहे जो कि केरल में स्थित है, पुडुचेरी और कराईकल जो तमिलनाडु में स्थित है, और यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 377, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी, चेन्नई से मापा जाता है। समुद्र तल या औसत समुद्र तल समुद्र के जल के ऊपरी सतह की औसत ऊंचाई का मान होता है और किसी भी स्थान का लेवल किससे मापा जाता है? ऊपरी समुद्री तल से मापा जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 378, 4 दक्षिण के राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? दक्षिण के 4 राज्य दिए गए हैं दोस्तों, आपको यहां पर आंसर करना है कि किसकी सीमा अधिक से अधिक राज्यों से लगती है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा 5 राज्यों से लगती है। आंध्र प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आंध्र प्रदेश की सीमा ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। कर्नाटक की सीमा की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की सीमा लगती है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की सीमा लगती है दोस्तों, और केरल की सीमा मात्र 2 राज्यों से लगती है। वे राज्य कौन कौन से हैं? केरल की सीमा कर्नाटक से लगती है और तमिलनाडु से लगती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 379, निम्नलिखित
प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह सबसे पूर्व में स्थित राजधानी है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 380, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? आंसर इज द ऑप्शन ए, अरावली जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। अरावली की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह राजस्थान में फैला हुआ है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्लियर? और यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। राजस्थान को उत्तर से दक्षिण यह दो भागों में बांटती है। उत्पत्ति कब हुई है इसकी? प्री कैम्ब्रियन युग में, लगभग 45,000 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति है। उच्चतम बिंदु कौन है? गुरु शिखर इसका सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। क्लियर? ये रहा आपका अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 381, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है और गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर। दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। क्लियर? कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा गिरनार पर्वत। क्वेश्चन नंबर 382, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? राजस्थान का मरु जिला कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाड़मेर जो है राजस्थान का मरु जिला है। राजस्थान के मरु जिले में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही आते हैं। क्लियर? कौन कौन आते हैं? सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 383। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए एक कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। तो फटाफट से सेशन को लाइव भी कर दीजिएगा। 383 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पूर्व में आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद एवरेस्ट और सबसे लेफ्ट में अन्नपूर्णा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। इसके बाद बाएं तरफ मकालू का स्थान है। मकालू की ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। इसके बाद एवरेस्ट आता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है। अन्नपूर्णा की बात कर लेते हैं। तो अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है? 8,091 मीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन है? नंगा पर्वत है, जो कि 8,126 मीटर ऊंची है। और सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन है? नामचा बरवा है, जो कि ऊंचाई में कितनी है? 7,782 मीटर ऊंची है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 384 का आंसर कीजिए दोस्तों। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा विभाग स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेपाल हिमालय स्थित है। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है दोस्तों? काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? नेपाल हिमालय स्थित है और यह लगभग 800 मीटर लंबी है
हिमालय श्रृंखला का भाग है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, इंडस यानी सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय की बात कर लेते हैं तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच स्थित है। और आसाम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के बीच स्थित है। सारी बातें क्लियर हो गई ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 385, निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तिकी है? किस नदी की घाटी विवर्तिकी है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ताप्ती नदी की घाटी। ताप्ती नदी घाटी की बात कर लेते हैं तो विवर्तिकी प्रकार की है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। और सूरत नगर जो है इसी नदी पर स्थित है। और हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके परीक्षा की दृष्टि से, नोट कर लीजिएगा, यह व्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। नर्मदा की बात कर लेते हैं तो अमरकंटक से निकलती है और ये भी व्रंश घाटी से होकर बहती है और ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 386, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सहस्त्र धारा जलप्रपात वाल्दी नदी पर स्थित है, जबकि गरसोपा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। गरसोपा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। और ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर 4 छोटे छोटे जलप्रपात आपको देखने को मिलता है, राजा, रॉकेट, रोरर और रानी। और इन्हीं चारों जलप्रपातों को मिलाकर इसका नाम दिया गया है गरसोपा जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 387, आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, सही सुमेलित है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। पापनासम जलप्रपात हिमाचल में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर? पापनासम जलप्रपात को अगस्टियर जलप्रपात भी कहा जाता है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तामीबरणी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में इसका विस्तार है। इस तरह से आपको मिलता है पापनासम जलप्रपात देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 388, निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी कृष्णा और कावेरी, ये नदियां भी बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। जबकि लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है अरब सागर में बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन है दोस्तों? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 389 कहता है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान जो है समुद्र तट पर स्थित है? इसका सही आंसर फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चेन्नई की जलवायु जो है कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है? क्योंकि चेन्नई जो है विषुवत रेखा के अधिक समीप होती है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विषुवत रेखा के निकट क्या होता है दोस्तों? सूर्य का जो तापमान होता है अधिक पड़ता है। चूंकि चेन्नई जो है कोलकाता की अपेक्षा विषुवत रेखा के अधिक समीप है, यही कारण है कि चेन्नई की जलवायु जो है कोलकाता की जलवायु से अधिक गर्म होती है। दोस्तों विषुवत रेखा की बात कर लेते हैं तो विश्व को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और आप सभी जानते होंगे दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मकर रेखा की बात कर लेते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है।
क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 390। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 390 का आंसर कीजिए दोस्तों। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? अल मसूदी के द्वारा किया गया था। अल मसूदी के द्वारा किया गया था। अल मसूदी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये बगदाद के अन्वेषक होते हैं और उन्होंने उत्तर भारतीय मैदान में समुद्री धाराओं और मानसूनी हवाओं के बारे में विवरण दिया था। मानसून शब्द की उत्पत्ति यदि आपसे पूछ ले किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ ऋतु होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 391 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। भारत के 4 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर किसका होता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, चेन्नई का होता है। तापांतर से क्या तात्पर्य है दोस्तों? किसी स्थान के उच्च तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर, यही तापांतर कहलाता है। ये दैनिक भी हो सकते हैं और वार्षिक भी हो सकते हैं। सबसे अधिक तापांतर कहाँ देखने को मिलता है? महाद्वीपों के पास, जबकि न्यूनतम तापांतर आपको देखने को कहाँ मिलता है? समुद्र के किनारे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 392 आंसर कीजिएगा जरा। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं के पहुंचने के आधार पर सही क्रम कौन सा है? यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून जो है कहां पर सबसे पहले पहुंचती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, सबसे पहले तिरुवनंतपुरम, उसके बाद कोलकाता, नागपुर और अहमदाबाद। सबसे पहले मानसून केरल में तिरुवनंतपुरम के पास पहुंचता है, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद नागपुर, उसके बाद अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 393 का आंसर कीजिए, फटाफट करते रहिए। यहाँ पर 25 प्रश्नों को बहुत कम समय में हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? आंसर इज द ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाला क्या है? तूफान है। यह भारत, पाकिस्तान और नेपाल से होकर गुजरता है और पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, अंध महासागर और कैस्पियन सागर से नमी लाती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 394। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक सेल कौन सा है? सहायक सेल कौन सा है? ऑप्शन बी, बेसाल्ट है। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है दोस्तों, और यह सतह पर बेसाल्टिक लावा के तेजी से जमने के कारण बनता है, और यह कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 395। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन बी, पतझड़ वन। पतझड़ वन या पर्णपाती वन किसे कहा जाता है? ऐसे वनों को कहा जाता है जहां की वनस्पतियां हर वर्ष किसी न किसी मौसम में अपने पत्ते क्या करते हैं? गिरा देते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 396। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। वन महोत्सव की बात कर लेते हैं तो ये भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। किस लिए? वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए, और प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और यह 1950 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने शुरू किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 397। गोल क्रांति किससे संबंधित है? काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। आंसर इज द ऑप्शन बी, आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों विभिन्न क्रांतियों के जनक कौन है? आइए इसे भी देख लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण फैक्ट है। हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? एम एस स्वामीनाथन। यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन थे? नॉर्मल बोरलॉग। नीली क्रांति अरुण कृष्णन। श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन। प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी थे। गुलाबी क्रांति
दुर्गेश पटेल, स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपक्ष तेज, लाल क्रांति जो कि टमाटर और मांस से संबंधित है विशाल तिवारी, और भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन थे? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 398, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली की बात कर लेते हैं तो गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक होता है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादक होता है और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। 399, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गोंडवाना लैंड में निक्षेपित हुआ है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन है? गोंडवाना दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है और भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस का है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल बेल्ट में है। इस क्षेत्र में कोयला क्षेत्र कौन कौन है? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुरा। क्लियर? चलिए इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 400, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है देश में पहला स्थान रखता है। मुजफ्फरपुर जिले में राज्य में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक है। भारत की बात कर लेते हैं तो विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होता है और यह भारत में कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। दोस्तों ज्योग्राफी की 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज 16 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में सीरीज नंबर 17 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।